ये हैं आप, एक सच्चे नागरिक जो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस देश के बारे में सोचते हो। जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे कई टैक्सेस भरते हो, जिसके बदले में सरकार आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देती है। जैसे कहीं पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स गिर जा रही है, तो कहीं पे नेशनल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर 10-10 लाख रुपए में बेच दिए जा रहे हैं। कहीं पे रातों रात पुल और टर्मिनल गिर जा रहे हैं, तो कहीं पे किसी रईसजादे का लड़का लोगों को कार से कुचल देता है तो उसे ऐसे लिखने को दिया जाता है। मेडिकल टेस्ट रिश्वत खिलाकर बदलने की कोशिश करी जाती है और पकड़े जाने पर कुछ ही दिनों में बेल मिल जाती है। कभी देखने को मिलता है कि ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं और लोगों की जान की कीमत कुछ लाख देकर इतिश्री कर ली जा रही है, और इन सब के खिलाफ कुछ खास एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए एलोकेट करे जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ही फंड्स का इस्तेमाल करा जाता है उस काम को करने के लिए। मतलब लोगों से पैसा तो पूरा ले लो, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिसपे हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं, तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, आपके दिए हुए पैसे आपकी सुविधाओं में खर्च नहीं करे जा रहे हैं, बल्कि आपके दिए हुए पैसे इन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन की जेबें भरने के काम आ रही है। और आने वाले समय में ये बीमारी बद से बदतर होने वाली है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं देश की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में। That's how we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. Sir, दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि रिसेंटली सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अडानी को 6 एयरपोर्ट्स दे दिए। अब दरअसल बात यह है कि आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ही ग्रुप या फिर एक ही आदमी को देश के इतने सारे एयरपोर्ट्स देने से ऑब्वियसली रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है और ये एयरपोर्ट्स ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसके पास पास्ट में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। ये एयरपोर्ट्स एक ही ग्रुप के पास जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2 नए रूल्स निकाले। पहला कि किसी भी बिडर को पास्ट में किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि एक बिडर कितने भी एयरपोर्ट्स के लिए बिड कर सकता है। इन रूल्स के खिलाफ नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ने सवाल उठाए, और यहाँ तक नीति आयोग ने ये तक बोला कि अगर किसी ऐसे बिडर को ये एयरपोर्ट्स दिए जाते हैं जिनके पास इनसफिशिएंट टेक्निकल कैपेसिटी हो, तो प्रोजेक्ट्स और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार ने दोनों नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सजेशंस को साइडलाइन कर दिया और ये एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिए। उसके बाद एयरपोर्ट्स की हालत तो आज हमारे सामने है ही। ऐसे ही एक और करप्शन केस रिसेंटली हमारे सामने आया था, जब कैग ने एक रिपोर्ट निकाली थी आयुष्मान भारत योजना पे, जहाँ पे कैग ने बताया कि 7.5 लाख लोगों के नाम इनवैलिड डेटा से लिंक्ड हैं और 4,761 लोगों के अकाउंट इनवैलिड आधार से लिंक्ड हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो करप्शन के इतने केसेस मिल जाएंगे जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर केस रिसेंट टाइम्स में हुआ था, जहाँ पे मुंबई में एक इलीगल 100 फीट की बड़ी होर्डिंग गिर जाती है, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये होर्डिंग इलीगल थी। बीएमसी इस इंसिडेंट के रिस्पॉन्स में बोलती है कि ये होर्डिंग उनकी बिना परमिशन के बनाई गई थी। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि इतनी बड़ी होर्डिंग लोगों के सामने बना दी जाती है और अथॉरिटीज़ का ध्यान इस पे जाता ही नहीं है जब तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जाती। दिल्ली में साल 2022 में पीएम मोदी प्रगति मैदान टनल को इनॉग्रेट करते हैं। इस टनल के कंस्ट्रक्शन में सरकार ने 777 करोड़ रुपीस खर्च करे थे, जिसके अंदर उन्होंने पूरी तरीके से इंश्योर किया था कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की समस्या ना आए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सिर्फ 2 ही साल बाद इस टनल का ये हाल है। बारिश खत्म हुए लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, यानी पिछले 7-8 घंटों में दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, देखिए। मतलब लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इंडिया में एक टनल ढंग से नहीं बनाई, और पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग ये टनल अब रिपेयर नहीं करी जा सकती और इस प्रोजेक्ट को पूरा ही ओवरहॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर इस प्रोजेक्ट को समराइज करें तो इस टनल के साथ साथ 800 करोड़ रुपए भी डूब गए।
ऐसा ही कुछ 30 अक्टूबर 2022 को भी हुआ था जब गुजरात में मोरबी ब्रिज गिर गया था। इस इंसिडेंट में 141 लोगों की जान चली जाती है। अब इस घटना के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला रीज़न है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में इस 100 साल पुराने ब्रिज को रिपेयर करना था। तो दोस्तों आप लोग बताइए, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप ये प्रोजेक्ट किसे देते? ऑब्वियसली आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते जिसके पास पास्ट में ऐसा काम करने का एक्सपीरियंस हो, या फिर एटलीस्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट देते जो इस फील्ड में ही काम करता हो। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ओरेवा नाम की एक कंपनी को दिया था। अब आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि इस कंपनी का मेन बिजनेस लाइट, पंखे, एलईडी टीवी और कैलकुलेटर्स बनाने का था, लेकिन सरकार ने फिर भी इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो बिहार जैसे राज्यों में तो आज बहुत ही खराब है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में 11 दिन के अंदर 5 पुल टूट जाते हैं। बिहार में बारिश के सीज़न आते ही बारिश के साथ साथ पुल और ब्रिजेस भी बहने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इंडिया में ही ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यूरोप और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ तो नहीं देखने को मिलती, तो फिर इंडिया में ही इतना ज़्यादा ख़राब काम क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न है L1 कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी बिडर सबसे सस्ते में काम करके देगा उसे वो प्रोजेक्ट अलोकेट कर दिया जाएगा। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी किस बिजनेस में काम करती है, क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, या फिर क्या वो कंपनी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कैपेबल भी है या नहीं है। अब सरकार चाहे तो इस मेथड को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकती है मल्टी क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन फ्रेमवर्क से, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। इस मेथड में कॉन्ट्रैक्टर का पूरी तरीके से इवैल्यूएशन होगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कैपेबल भी है या नहीं। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इस मेथड में पैसा खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करप्शन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया आज ग्रो नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे करेक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये बीमारी देश को नीचे खींच लेती है। ऐसे कई करप्शन के केसेस रिसेंटली हमारे सामने आए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं, जिनके बारे में आज हम जैसे लोगों को पता ही नहीं चलता है। कई बार लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जनता को आंदोलन तक करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा और जब तक पुलिस, नेता और अपराधियों के नेक्सस को जुडिशरी के द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार की जड़ें इसी तरह देश और समाज में फैलती रहेंगी। इंडिया में करप्शन के इतने सारे केसेस मिल जाएंगे जिन्हें गिना तक नहीं जा सकता, और कुछ केसेस तो इतने बड़े लेवल पे करे जाते हैं कि लोग सोच तक नहीं सकते। कैसी ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी जाती है जिससे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसेस का फ़ायदा होता है। कैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। और अगर कभी सिस्टम में पैसे की कमी होती भी है तो आम आदमी से उस कमी की पूर्ति कर दी जाती है। नेशनल एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी खराब कर दी जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिए जाते हैं। हर साल देश में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट करे जाते हैं जिसमें अपराधी सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं, और जब तक देश में ऐसा चलता रहेगा तब तक इंडिया को ये समस्या नीचे खींचती रहेगी। कई बार क्रिमिनल्स पॉलिटिकल सपोर्ट की मदद से बच जाते हैं, तो कई बार लोगों को पैसे खिलाकर। ये एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ एक इंसान नहीं सुधार सकता। तो करप्शन एक ऐसी समस्या है जिसे हर एक देशवासी को समझकर इसे जड़ से खत्म करना होगा। लोगों को हर चीज़ पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट उनके काम पर देना पड़ेगा, ना कि उनकी बड़ी बड़ी बातों पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों के पास इस प्रॉब्लम के और कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।